नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग के होटल शीला में लगी आग, सभी नागरिक सुरक्षित। पुलिस और नगर निगम की टीम ने आग पर काबू पाने त्वरित किया रेस्क्यू कार्य। बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने और नगर निगम चुनाव में जीत को लेकर फरीदनगर में कांग्रेस की बैठक संपन्न। प्रदेश पदाधिकारियों ने बैठक को किया संबोधित। साईं मंदिर कसाट दुर्ग के उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पर लाखों रुपए गबन के आरोप लगाए। अब खबरें विस्तार से। इंदिरा मार्केट दुर्ग स्थित होटल शीला में रात तकरीबन 2 बजे आग लग गई। इसकी सूचना मिलते ही यातायात पुलिस एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थित अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की टीम मौके पर पहुंची। इसके पश्चात आगजनी को नियंत्रित करने के लिए लगातार अग्निशमन सेवा के दमकल वाहनों के द्वारा पानी की बौछारें की गई। इस आगजनी में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं किन कारणों से आग लगी यह भी अज्ञात है। 3:30 बजे के करीब का मामला है, जिसमें अभी जो प्राइम फेस पता चल रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। टोटल इसमें 3 लोग रुके हुए थे होटल में, जो कि डिफरेंट कमरों में रुके हुए थे, और नीचे जो सेल में काम करने वाले 5 लोग रुके हुए थे। जो ये जो सेल लगा हुआ है काम करने वाले रुके हुए थे, तो उसमें से एक व्यक्ति को थोड़ा सा चोट लगा है, जो ऊपर से कूद गया था फर्स्ट फ्लोर से पीछे साइड से जब आग लगी थी। तो बाकी एक को रेस्क्यू किया गया था तो दूसरे मंजिल से, और बाकी लोग अभी सकुशल है। थोड़ी सी चोट लगी थी एक व्यक्ति को, बाकी आग लगने के कारण अभी तक जो पता चला है वो शॉर्ट सर्किट ही है। उसमें आगे जांच चलेगी कि क्या हुआ है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। अभी सुबह हमारे नाइट गश्त में एडिशनल एसपी ट्रैफिक कविलास टंडन जी मामले का संज्ञान लिया, और यहाँ की जो नगर सैनिक का जो यहाँ का अग्निशमन यंत्र है और DSP से, तो उसके बाद SSC जामुल से और राजनांदगांव से भी अग्निशमन यंत्र मंगाए गए, और उसके बाद में अभी आग पर कंट्रोल पा लिया गया है। लेकिन अभी 1-1 घंटे कूलिंग के लिए टाइम लगेगा इसमें। उसके बाद बीच में कूलिंग करते रहेंगे, और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद पता चल जाएगा। कांग्रेस की बैठक फरीदनगर स्थित वैशाली नगर विधानसभा कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजहर अली के निवास पर संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया और सचिव इरफान खान उपस्थित थे। बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने, आगामी नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाने फरीदनगर में वैशाली नगर विधानसभा कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजहर अली के निवास में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया और सचिव इरफान खान उपस्थित हुए। अतिथियों का स्वागत ABNS के संयोजक अजमत अली और अन्य द्वारा पुष्पहार से किया गया। अतिथियों ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूती प्रदान करने टिप्स दिए। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी बैठक में अपने विचार रखे। बैठक की जानकारी वैशाली नगर विधानसभा कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजहर अली ने दी। आज बाबा फरीदनगर भिलाई में कांग्रेस कमेटी की आवश्यक बैठक रखी गई, जिसका आयोजन अजहर अली अध्यक्ष वैशाली नगर विधानसभा कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्री अजमत अली अधिवक्ता द्वारा की गई। और बैठक में विशेष तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मोहम्मद इरफान खान जी विशेष तौर पर उपस्थित थे, और मोहल्लेवासी, वार्डवासी, भिलाई वेलफेयर सोसाइटी और NSUI के लोग भी इस सभा में आयोजन में बैठक में भाग लिए, जिसमें विशेष तौर पर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए और कांग्रेस को नगर निगम भिलाई में जीत प्रदान करने के लिए और नगर निगम में बूथ वाइज कांग्रेस को मजबूत करने के विषय पर चर्चा की गई। और इसमें अध्यक्ष अजहर अली के द्वारा सभा को संबोधित किया गया तथा अजमत अली और माननीय अरुण सिंह सिसोदिया जी एवं श्री इरफान खान जी ने और आए हुए आगंतुकों ने भी सभा को संबोधित किया और अपने अपने विचार रखे कि किस तरह से कांग्रेस को मजबूती प्रदान की जा सकती है और कांग्रेस को बूथ वाइज मजबूत किया सकता है और नगर निगम चुनाव में कैसे जीत प्रदान कराई जा सकती है।
इस तरीके से बैठक में मोहल्लेवासी शिवपारा, बजरंगपारा, टाटा लाइन, कोका, फरीदनगर के लोगों ने हिस्सा लिया और कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए और देश को मजबूत बनाने के लिए चर्चा की गई और सभी लोगों का सम्मान किया गया। उस आए हुए आगंतुकों का पुष्पहार से स्वागत किया गया और आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए और अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए शपथ ली गई। मैं अजहर अली अधिवक्ता, अध्यक्ष वैशाली नगर कांग्रेस कमेटी, संयोजक ABNS। इस अवसर पर मुख्य रूप से नागसर, सुमित सिंह, अनवर अली, अज्जू अहमद चौहान, फराज अहमद, महफूज आलम आदि सहित शिवपारा, बजरंगपारा, कोहका आदि क्षेत्रों से आए कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। राज्य सरकार ने प्रदेश के व्यवसायियों को लेकर संजीदगी दिखाई है। इसके लिए ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का गठन कर कार्य को आरंभ किया गया है। वहीं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के भिलाई जिला अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले तो मैं हमारे सभी तमाम वरिष्ठ नेताओं का मैं धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री जी दामोदर साहू जी सहित हमारे अन्य जो लोग हैं, क्षितिज चंद्राकर जी का मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पद के योग्य समझा। उन्होंने मुझे भिलाई चैप्टर का अध्यक्ष बनाया, जिसमें भिलाई, रिसाली और वैशाली नगर विधानसभा का क्षेत्र उन्होंने मुझे चुन के दिया है। और निश्चित तौर से मैं अपने पुराने काम करने की जो अनुभव है उससे पार्टी के साथ साथ हमारे प्रोफेशनल कांग्रेस की जो प्रोग्राम्स हैं उसको मैदान में उतार के आम जनता को इसका लाभ दिला के और जनता से सीधे प्रोफेशनल कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस में क्या चीज़ें और जोड़ी जानी चाहिए, क्या चीज़ें और मतलब हमारे रीति और नीतियों में जोड़ा जाना चाहिए, एक संवाद का प्रयास मैं करूंगा। और चूंकि प्रोफेशनल से जुड़ा है तो अभी तक के लोगों का ये था कि प्रोफेशनल्स मतलब काफ़ी जो उद्योगपति हैं या बहुत उच्च सोसाइटी के जो वर्ग के लोग हैं उनको कांग्रेस के साथ में कनेक्ट करने का एक प्रयास था। मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि नीचे तबके के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी भी समस्याएं हैं, उनकी भी बातें हैं, जो ऊपर तक के कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उन तक के पहुंचाने का प्रयास मैं करूंगा। और इसी तारतम्य में हम लोगों ने अभी हाल ही में रिसाली के वार्ड 15 में हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें जो छोटे तबके के प्रोफेशनल्स हैं, जो छोटे छोटे होटल और दुकानें और छोटे छोटे सब्जियों की दुकानें ये सब लगा करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उच्च पदों में उन्होंने बिठाया है। ऐसे लोगों का हम लोगों ने अभी हाल ही में सम्मान किया था। और निश्चित तौर से अभी आगे चल करके हम उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीनों वर्ग के जो एक्सपर्ट्स हैं इनके साथ बैठ करके हम कांग्रेस के प्लानिंग में, कांग्रेस के रीति नीति में और क्या चीज़ें होनी चाहिए इस संबंध में भी हम लोग काम करने वाले हैं। करवा चौथ महिलाओं द्वारा पूरी परंपरानुसार एवं विधि विधान के साथ मनाया गया। रात को चांद का दीदार कर महिलाओं ने अपना उपवास तोड़ा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के साथ ही इस पर्व का समापन हुआ। पति के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर करवा चौथ का पर्व महिलाओं द्वारा पूरे हर्षोल्लास और विधि विधान के साथ परंपरागत रूप से मनाया गया। सुबह से ही निर्जला व्रत रही महिलाओं ने देर शाम को चांद का दीदार कर अर्घ चढ़ाकर अपने उपवास का समापन पति के हाथों से मिठाई खाकर, आरती उतारने के साथ और पानी पीकर किया। तत्पश्चात पति सहित घर के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। करवा चौथ को लेकर सुबह से ही महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर उपवास रही सुहागिन अर्चना दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज करवा चौथ है। भारतीय परंपरा अनुसार इस व्रत को सभी सुहागिन महिलाएं करती हैं और इस दिन चांद की पूजा होती है और घर में हर तरह की मीठा व्यंजन बनता है और चांद को अर्घ देकर हम लोग इस महिलाएं व्रत को तोड़ती हैं और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं। बहरहाल करवा चौथ का पर्व महिलाओं द्वारा पूरे शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और पति की लंबी आयु की कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।
यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अखिल भारतीय स्वरोजगार मंडल द्वारा दिवाली धमाका सेल का आयोजन सेक्टर 6 जैन भवन में किया जा रहा है। फुल फैमिली शॉपिंग एग्जीबिशन सेल का शुभारंभ 15 दिवसीय दिवाली धमाका सेल में एंट्री फ्री है। वहीं आकर्षक सामान, कपड़े, जूते, चप्पल, मोजे और किचन का सामान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कश्मीरी साड़ी, कोलकाता साड़ी, कोसा सिल्क साड़ी, बाम्बू साड़ी, बनारसी सिल्क, भागलपुरी, जयपुरी सूट, पंजाबी सूट आदि दिवाली धमाका सेल में मात्र 10 रुपए में किचन के आइटम जिसमें गिलास, लाइटर, कवर शॉप आदि उपलब्ध हैं। दिवाली धमाका सेल में चप्पलों की अनेकों वैरायटियां हैं। वहीं कढ़ाई वाली चप्पल, स्लीपर, सैंडल, सॉक्स खास दर्शकों की मांग पर यहां पर उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ व्यंजनों में राजस्थानी अचार भी लोगों की मांग पर यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें आम का मीठा अचार, आंवले का मुरब्बा, आम का मुरब्बा, मीठा अचार, मिर्ची का अचार आदि जायकों को बढ़ाता यहाँ नजर आ रहा है। और खास बात यह है जो हम आपको बता दें, अखिल भारतीय स्वरोजगार मंडल द्वारा संचालित इस धमाका सेल में फुल फैमिली शॉपिंग है। लोगों की खास मांग पर यहाँ पर कारपेट, शतरंजी, दरियां उपलब्ध है। साथ ही खादी की कारपेट जो कि सभी 20% डिस्काउंट पर उपलब्ध है। इसके अलावा सारंगपुर फर्नीचर, बेड, सोफा कवर, राजस्थानी बैग, पश्मीना शॉल, कश्मीरी कुर्ती, कॉस्मेटिक सामान, होम अप्लायंसेस इस दिवाली धमाका सेल में खरीदारी करने आए लोगों की पसंद बने हुए हैं। यहाँ खरीदारी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर दुकानों में स्टॉल सजाए खड़े दुकानदार भी अपने सामानों को लेकर इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही लोगों से यहाँ पहुँच खरीदारी करने अपील भी कर रहे हैं। टाउनशिप के हृदय स्थल सेक्टर 6 जैन भवन में लगे इस दिवाली धमाका सेल में आप भी पधारें। 15 दिनों के लिए लगे दिवाली धमाका सेल में आकर आप भी अपने मनपसंद सामानों की, कपड़ों की, चप्पल जूतों की खरीदी कर सकते हैं। तो दिवाली का सीजन सामने आ रहा है, आना ना भूलें। स्थान जैन भवन सेक्टर 6 भिलाई। ध्यान रहे सभी सामानों पर 20% का डिस्काउंट दिया गया है। साथ ही शासन की गाइडलाइनों का भी पालन यहाँ पर कराया जा रहा है। तो जल्द आए और मनपसंद खरीदारी करें। स्थान जैन भवन सेक्टर 6। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला स्तरीय मेगा लीगल सर्विस कैंप में हितग्राहियों को जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने निगम आयुक्त के साथ प्रमाण पत्रों का किया वितरण। दुर्ग नगर पालिका निगम डाटा सेंटर सभागार में रविवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर के आयोजन कार्यक्रम में निगम के प्रमुख योजनाओं से जुड़े अधिकारी द्वारा हितग्राहियों को तथा शासन की योजनाओं की जानकारियां हितग्राहियों को दी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के जिला सत्र न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती गंगा पटेल, श्रीमती सविता सिंह ठाकुर एवं निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने डाटा सेंटर सभागार में आयोजित जिला स्तरीय लीगल सर्विस कैंप में सभी हितग्राहियों को प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया। निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि शासन की योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मोर मकान, मोर चिन्हारी, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, हितग्राहियों को निगम के विभाग के अंतर्गत संचालित सेवाएं जैसी भवन अनुज्ञा, गुमास्ता लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि का वितरण भी चयनित 8 से 10 हितग्राहियों को किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर के प्रसिद्ध और बहुचर्चित साईं मंदिर जो दुर्ग के कसारडी में स्थित है, जहां लोग बड़ी आस्था के साथ मंदिर पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन कर अपनी मनोकामना को पूरा करते हैं। इस मंदिर समिति द्वारा मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर का जीर्णोद्धार करने के साथ ही सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर मंदिर में भक्तजनों द्वारा दान किए जाने वाली राशि के साथ ही गुप्त दान भी भरपूर मिलता रहा है। मंदिर समिति के वर्तमान उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पर लाखों रुपए अनियमितता करने का आरोप लगाया है। शहर की प्रसिद्ध व बहुचर्चित साईं मंदिर दुर्ग के कसारी डीह में स्थित है, जहां लोग बड़ी ही आस्था के साथ मंदिर पहुंच साईं बाबा के दर्शन लाभ लेकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसी चलते मंदिर समिति द्वारा मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर का जीर्णोद्धार करने के साथ ही सौंदर्यीकरण करने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर मंदिर में भक्त जनों द्वारा दान दिए जाने वाली राशि के साथ ही गुप्त दान का भी भरपूर सहयोग मिलता आ रहा है। इसी कड़ी में मंदिर परिसर में जो किए जा रहे कार्य अपने पूर्ण रूप को आकार ले रहा है। गौरतलब है कि दुर्ग के प्रसिद्ध श्री सार्वजनिक साईं मंदिर के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों के एकाधिकार व मनमर्जी से किए जा रहे कार्य को लेकर मंदिर के पदाधिकारियों व समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष के द्वारा किए जा रहे मनमानी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही अनियमितता को लेकर लाखों रुपए के हिसाब किताब का समिति के सदस्यों को ना बताकर खर्च किए गए राशि का वितरण छुपाए जाने की बात कही है, जिससे नाराज कार्यकारिणी समिति के सदस्य सुधीर बाघ अपने द्वारा विभिन्न जगह पर सूचना के अधिकार सहित शपथ पत्र के द्वारा शिकायतें दर्ज कराई है, जिसकी अनदेखी कर मंदिर समिति के अध्यक्ष द्वारा मनमर्जी से बेहिसाब खर्च कर लोगों के दान दिए हुए राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये गंभीर आरोप भी लगा है। साथ ही न्यूज टीम को मंदिर समिति के वर्तमान उपाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि मंदिर के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष की मिली भगत से लाखों रुपए की अनियमितता कर भरपूर लापरवाही बरती जा रही है। वहीं पूर्व कोषाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने भी वर्तमान पदाधिकारियों पर सवालिया निशान लगाया है कि मैंने 23 नवंबर 2016 को इनको चार्ज दिया। नई कमेटी बनी, अक्टूबर में चुनाव हुआ, 23 नवंबर को मैंने चार्ज दिया और पूरे कागज़ मेरे पास में है। लिस्ट बना के मैंने पूरा चार्ज दिया। पूरा जो पुराने अध्यक्ष जी थे जीएन सिंह जी, पुराने जो सचिव थे धनेन्द्र सिंह चंदेल, उन्होंने दस्तखत किया चार्ज देने वाले में, और चार्ज लेने वाले में श्रीकांत समर जी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान सचिव धनेन्द्र चंदेल जो रिपीट हुए वापस, और धीरेन्द्र शर्मा जी जो वर्तमान कोषाध्यक्ष हैं, उनको मैंने चार्ज दिया। एक एक चीज़ लिख करके मैंने उनसे रिसीट लिया हुआ है, मेरे पास रिसीट है। उसके बाद में 23 नवंबर 16 के बाद में मेरे से इन्होंने कभी कोई पूछा नहीं। अचानक बीच में पता चला कि 40 लाख रुपए का कुछ हिसाब ये पूछते हैं। मुझे जब सदस्यों ने बताया कि मीटिंग में ऐसी बात होती है, मैंने कहा ठीक है, मीटिंग में एक एक आदमी को बताया नहीं जा सकता, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष आ जाए मेरे पास और आके बैठ जाए, मैं समझा देता हूँ। ऑडिट रिपोर्ट में है, ऑडिट रिपोर्ट में इनकी जितनी ऑडिट रिपोर्ट है, ये ऑडिट रिपोर्ट पूरी है मेरे पास में, पूरी ऑडिट रिपोर्ट में उस क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ये
WIP होता है, आप लोग भी समझते होंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। जब हम कोई काम कराते हैं, काम 1 साल में पूरा नहीं होता है, 2 साल 3 साल 4 साल चलते हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस जब रहता है तो WIP में बैलेंस शीट में दिखते रहता है। WIP में दिख रहा है, ये उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इनकी जितनी बैलेंस शीट है तीनों अभी दस्तखत करते हैं उस पर, इनका CA दस्तखत करता है उस पर, लेकिन ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 40 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा है। एक एक चीज़, कैश बुक, लेजर, ऑडिट रिपोर्ट, पूरे बिल वाउचर सब इनको मैंने दिया है। रसीद बुक की पुरानी नई सब रसीद बुक दिया है। अब ये जो कर रहे हैं इसका हिसाब या किसी को बताते नहीं हैं। इन्होंने बैलेंस शीट में 26 लाख रुपए गेट का लिखा, केवल एक कलम डाल दिया। आप लोग देखें, ये 26 लाख रुपए गेट। 26 लाख में आपने क्या खर्चा किया, सामान कितने का लिया, लेबर कितने का लगा, क्या लगा, कोई डिटेल नहीं। मांगने से किसी को बताते नहीं, देते नहीं। नहीं गेट लग भाई, अभी आप खुद देख रहे हैं अपूर्ण है और अपूर्ण के ऊपर ये डिप्रिसिएशन चालू कर दिए। काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी गेट बना नहीं है और गेट को इन्होंने डिप्रिसिएशन चालू कर दिया है। 2 साल डिप्रिसिएशन ले लिए इन्होंने, पिछले भी नहीं है। अनियमितता तो ये है कि पूरी समिति जिम्मेदार है इसके लिए, समिति के जितने पदाधिकारी सभी जिम्मेदार हैं। अनियमितता हो रही है और अनियमितता हो रही है, हिसाब बताया नहीं जा रहा प्रॉपर। ऑडिट रिपोर्ट देखिए, अभी जो 7 तारीख की मीटिंग के लिए नोटिस दिया है, उस मीटिंग में ये 19, 20 और 20-21 का ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के लिए आम सभा में रखने वाले हैं। ऐसा नहीं नोटिस में दिया। इसके पहले पिछले महीने जो उनके कार्यकारिणी की मीटिंग है उसमें भी इन्होंने नोटिस दिया था कि 19, 20, 20-21 की ऑडिट रिपोर्ट हम पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने केवल 19-20 की रिपोर्ट पास कराया, 20-21 की भी बनी नहीं बोले। जबकि नियमतः 30 जून को रजिस्ट्रार को चली जानी चाहिए हर ऑडिट रिपोर्ट 27-28 के साथ। 20-21 की अभी तक नहीं, कि आज की तारीख है आपकी 22 अक्टूबर, अभी तक पास नहीं हुई है। अब आप इनका विडंबना देखिए कि ये बिना कार्यकारिणी में पास कराए उसको मीन्स आम सभा में पास कराने वाले हैं। कार्यकारिणी में लोग प्रश्न पूछ देते हैं तब उसको उसमें पास नहीं कराएंगे। अब ये जो कलम दिखा रहे हैं ये 19-20 में, ये देखिए इसमें लाख रुपया, 26 लाख रुपया इन्होंने खर्च दिखा दिया, फिक्स एसेट लिख दिया, ये फिक्स एसेट ये, और ये 26 लाख रुपया। अब ये 26 लाख रुपया फिक्स एसेट में क्या खर्चा किया आपने, क्या बनाया, क्या नहीं किया, ये 19-20 में है, 18-19 में नहीं है, 19-20 में। नहीं, न्याय तो ये होना चाहिए भैया कि हिसाब पूछा जा रहा है, हिसाब ये बता दें, हिसाब ये बता दें। कारण तो वही बताएंगे भैया, क्यों नहीं बता रहे हैं तो उसको हम कैसे बोलेंगे। हम तो केवल ये है कि एक सदस्य हैं तो हम पूछ सकते हैं कि भैया एक बता दो, नहीं बताएंगे तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आपको दिख रहा है ये 18-19, 19-20, 20-21 ये हमारा TDS कटता है, 70,000 रुपये TDS कटा हुआ है। ये समिति के अध्यक्ष सचिव का दायित्व होता है कि इस TDS की रिटर्न भर के रिफंड ले। इन्होंने आज तक रिटर्न नहीं भरा इनकम टैक्स का, ये तो घोर अनियमितता है ना। अब मंदिर का 70,000 रुपया फंसा हुआ है, तो इन सब चीज़ों को आप क्या कहेंगे। तो हम तो यही बोल सकते हैं भाई आप ठीक से काम करिए। और 16 को चार्ज दिया तब मैंने 30 लाख रुपए की FDR दिया था और 19 लाख रुपया, 19 लाख समथिंग था बैंक में था, सेविंग बैंक अकाउंट में। अब ये बता रहे हैं कि इन्होंने उस 30 लाख के बाद 15 लाख की FDR और कराया है, और बैंक में आज की तारीख में जो दिख रहा है बैलेंस शीट 19-20 की मेरे हाथ में, 20-21 नहीं मालूम, 45,000 रुपये बैंक में बचा है मात्र। मतलब जो 19 लाख रुपये था, 19 लाख में से 45,000 रुपये बैंक में बचा है। इसका मतलब जो आपने FDR कराया वो तो पुराने पैसे को कराया ना, पुराने पैसे को कराया आपने, नया कोई फंड में तो कराया नहीं। जो 19 लाख रुपए हमने दिया था, और उसके बाद आपने 4.5 लाख रुपए का लोन लिया। लोन लेने के लिए आपने आम सभा को विश्वास में नहीं लिया, और जब इतने पैसे थे तो लोन क्यों लिया आपने। एक FDR तोड़ लेते 5 लाख की। लोन लेना मंदिर का काम थोड़ी है भाई, ना लोन लेना लोन बांटना मंदिर का काम तो है नहीं। अभी एक कार्पस एंट्रेंस गेट, कार्पस फंड में एंट्रेंस गेट 7,97,000 लाइबिलिटी में खड़ा करके रखा है इन्होंने। क्यों लाइबिलिटी है भाई आपकी? आपका पैसा है, अगर किसी का पैसा देना है तो आप पैसा दे दीजिए ना। मंदिर के पास इतना बड़ा फंड है, हम किसी का पैसा रोक करके बैठे हुए हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और ये 19-20 में दिख रहा है, 20-21 का जब पेश करेंगे और कहीं कापी वापी हमको दे देंगे तो देख पाएंगे भाई, नहीं तो वो खड़े होकर ऐसा पढ़ देते हैं, एक लाइन में हो गया। पिछले 45 साल से इस मंदिर में जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले अध्यक्ष मेरे पिताश्री श्री सेवाग्राम वाघ रहे हुए हैं, और मेरे सामने ये मंदिर बहुत ग्राउंड लेवल से तैयार हुआ, और पिछले 45 साल से यहाँ की कार्यविधि और यहाँ पे जो भी कुछ होता रहा उसका मैं सशक्त गवाह हूँ। पिछले 4 साल से
जो अभी नई कमेटी हमारी आई है 4 साल से, उसमें मैं कार्यकारी सदस्य रहा। लेकिन इनके जो वर्किंग करने का जो तरीका था, पिछले 4 साल से मैं हमेशा विरोध करते रहा इनके बहुत सारे वर्किंग पे। इन्होंने मतलब हमारी तरफ या किसी भी सदस्य की तरफ या किसी भी पदाधिकारी का इन्होंने कोई सम्मान ही नहीं रखा। 22 अक्टूबर 2020 को इनका 4 साल का कार्यकाल ख़त्म हो गया। मैंने इसके पहले भी इनसे बहुत सारी चीज़ें मांगी थी, मेरे पास में पूरे लिखित में है। मैंने ITI में भी लेटर डाला, मैंने पंजीयक को भी लेटर दिया, मैंने बैंक को भी लेटर दिया है इस संबंध में कि इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है। और चूँकि विधिवत रूप से कार्यकाल ख़त्म हो गया, चूँकि विधिवत रूप से चुनाव करवा लेंगे अपना, एक नई समिति को आ जाने दें, या खुद अगर सदस्य चाहते हैं कि वापस आपको फिर से आपको अध्यक्ष चुनना है तो आप फिर से वापस आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अनियमितता इस मंदिर में हुई है, ये यहाँ तक कि मेरी एक प्राथमिक जानकारी है कि गेट जो 2 मुख्य गेट बने हैं, मेरे हिसाब से तो सबसे पहली चीज़ तो कि किसी भी द्वार में एक मुख्य गेट होता है, यहाँ पे 2 मुख्य गेट बनाए हैं, जिसे मैं पैसे का दुरुपयोग मानता हूँ। दूसरी चीज़, ऑडिट में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने में मिल रही है जो न्याय संगत नहीं है। मैं इसको गबन नहीं बोल सकता, मैं इसको मतलब दूसरे तरीके से नहीं बोलता, लेकिन न्याय संगत नहीं है और मेरा विरोध इसी में है। इनकी जो कार्यविधि है ये एक अच्छे प्रशासक की नहीं हो सकती है। और चूँकि मेरा विरोध यही रहा और मैं हमेशा इस विरोध के पीछे 1 साल से लड़ रहा हूँ। इन्होंने 1 साल में मेरे को किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया है। चूँकि मंदिर की बदनामी ना हो, मंदिर की छवि धूमिल ना हो, इसलिए मैं 1 साल तक इंतज़ार करते रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये तो और ज़्यादा बदनामी हो रही है। ऑडिट रिपोर्ट में जो जैसे कि मेरे पीछे में ही आपको दिख रहा होगा, आपने एक पीले रंग का जो एक पर्दा डाल के रखा हुआ है इन्होंने, आपको लगता है ऐसा कि ये कार्य पूर्ण हुआ है? जबकि इन्होंने उसको ऑडिट रिपोर्ट में कैपिटलाइज कर लिया है। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि ये कार्य पूर्ण हो गया है और इसमें डेप्रिसिएशन भी कटा है। मतलब जिस काम को इन्होंने पूरा ही नहीं किया उसमें भी डेप्रिसिएशन काट दिया है। तो ये तो ठीक है, आप इनको पूछो तो बोलते हो तो ऑडिटर ने किया है, लेकिन ऑडिटर को जवाब तो आप ही देंगे ना। जबकि पिछले कोषाध्यक्ष ने जो आपके ऊपर में जो शेड का कार्य और बाकी जो कार्य दिख रहे हैं आपको, ये कैपिटलाइज नहीं हुआ था करके ये अभी भी WIP में चल रहा है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में। और इन्होंने उसको गलत तरीके से सदस्यों के बीच में पेश करके ये बताया गया है कि 40 लाख का इन्होंने हिसाब नहीं दिया। बल्कि मेरे पास में ये ऑडिट रिपोर्ट मेरे सामने में ये देखिए 2020 की ऑडिट रिपोर्ट है। इस 20 की ऑडिट रिपोर्ट पे इन्होंने WIP लिया है और पूरा एनेक्शर है इसके अंदर। इन्होंने कैश बुक दी हुई है समिति को, इन्होंने लेजर दिया हुआ है समिति को। और जो अभी वर्तमान में जो सचिव है वही सचिव पिछली बार भी सचिव थे। उसके बावजूद भी अगर किसी कोषाध्यक्ष के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण। सर, मैं तो चाहता हूं कि ये मंदिर है, मंदिर में बहुत शांतिपूर्वक और ईमानदारी से हम 1-1 रुपये जमा करके इस मंदिर को यहाँ तक बढ़ाएं, क्योंकि 45 साल का गवाह हूँ मैं। तो हम लोगों ने भिक्षा मांगी है इसके लिए और 1-1 रुपये का मंदिर। आज मंदिर में देखिएगा कहीं पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए नाम नहीं लिखा है कि हम 1 रुपये देने वाले को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जिसने 1 लाख रुपये दिया हुआ है। और 1-1 रुपये से मंदिर बढ़ा है। इस मंदिर को कम से कम मेरी एक भावनात्मक जुड़ाव हुआ है इस मंदिर से, और यही भावना है कि मैं इस समिति के कार्यकारी सदस्य होने के बाद 22 अक्टूबर सन 2020 को मैंने अपने कार्यकारी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनका 22 अक्टूबर 2020 को इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया था। कार्यकाल ख़त्म होने के पश्चात मैं इनके किसी भी कार्य का भागीदार ना रहूं, ये मेरी नैतिक जवाबदारी थी, सो मैंने इसका इस्तीफा दिया। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मैं वर्तमान में चूँकि कार्यकाल समिति का समाप्त हो चुका है, मैं इनके साथ समिति का उपाध्यक्ष रहा हूं, संजय सिंह। साईं मंदिर में अनियमितताओं को लेके काफ़ी आक्रोश है लोगों में। चूँकि मैं भी नैतिक रूप से जिम्मेदार हूं, क्योंकि कार्यकारिणी का मैं उपाध्यक्ष रहा हूं, लेकिन यहाँ पे पिछले आम सभाओं में साधारण सभा जो नियमानुसार बायलाज के हिसाब से साल में 1 बार होती है, उन आम सभाओं में जिन सदस्यों ने जो बात रखी, उन सदस्यों के हर बात की उपेक्षा की जाती है और सिर्फ चर्चा होती है और चर्चा होती है समाप्त हो जाती है। कार्यकारिणी की स्थिति ये रहा कि ना नियम हिसाब से ना बायलाज के हिसाब से जब इनके मन में आया तब ये बैठक किए, कोरोना काल का बहाना बनाते हैं। बहाना बनाने के बाद जो है आय व्यय को लेके बड़ी विसंगतियां हैं। 2-2 साल से हिसाब प्रस्तुत नहीं हुआ था और हिसाब पिछले 6 अक्टूबर को
सचिव महोदय ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई काफ़ी दबाव के बाद। उस दबाव में उस बैठक में ये निर्णय हुआ कि आपने हिसाब प्रस्तुत नहीं किया। कोषाध्यक्ष जी ने हिसाब प्रस्तुत किया 2019-20 का, और 20-21 का हिसाब के लिए जब हमने चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि 20-21 का हिसाब अभी तक मैंने नहीं बनाया है, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। कार्यकारिणी की बैठक समाप्त करने के बाद उसमें ये निर्णय हुआ कि जो है इनके कार्यकाल बहुत अच्छा है, इसलिए जो है इनको पुनः 4 साल के लिए कार्यकारिणी जो है वो पास करके जो है समान सभा में इनकी अवधि बढ़ाया जाए। मैं खुद उपाध्यक्ष रहा हूँ, मैं अध्यक्ष के कार्यप्रणाली से, कोषाध्यक्ष के कार्यप्रणाली से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, और इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ कि बहुत सारे जो हिसाब किताब हैं, अब ये देखिए 2020 का ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए जिसे मैंने काफ़ी लड़ झगड़ के प्राप्त किया है, जबकि नियम ये बोलता है कि जितने सदस्य हैं उनको संस्था के पारदर्शिता बनाने के लिए सबको एक एक प्रति देना चाहिए, मंदिर के हित में, संस्था के हित में, समिति के हित में। इससे दान में भी वृद्धि होगी, पारदर्शिता बनी रहेगी। लेकिन जो इनके द्वारा जो प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट है, यहाँ देखिए एक्सपेंस में ये बोल रहे हैं साई महोत्सव एक्सपेंस में 2,10,189 रुपये का खर्च बता रहे हैं ऑडिटर महोदय। ये ऑडिटर महोदय इस यहाँ पे जो इनकम है, इनकम में इन्होंने सब कॉलम बताया, लेकिन साई महोत्सव में इनकम 0 बताया। साई महोत्सव में जो इनकम 0 बताया, ये कैसे संभव है? इसके पूर्व में हमने अध्ययन किया 2019 के ऑडिट रिपोर्ट में। जो ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया उसमें इन्होंने 2019 में ज़रूर बताया कि साई महोत्सव से जो है 5,73,538 रुपये प्राप्त हुए, लेकिन इसमें एक्सपेंशन जो हुआ है 6,41,195 रुपये। तो जब 2019 में साई महोत्सव से प्राप्त हुए और 2020 में आपके पास ऐसा कैसे संभव है कि इतने बड़े शहर में, इतने बड़े दानदाताओं में एक भी रुपए साई महोत्सव के नाम से आपको प्राप्त नहीं हुआ और आप इतनी धनराशि की समिति का खर्च कर रहे हैं? इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। विसंगतियों के जब लोगों ने मेरा ध्यान आकृष्ट कराया तो मैं अध्यक्ष और जिम्मेदार पदाधिकारियों से निवेदन करते रहा कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अपूर्ण है और भ्रम फैल रहा है। हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर को यहाँ तक लाया है, यहाँ तक लाने के बाद आज दानदाता पीछे हटने लगेंगे, लोग आस्था से पीछे हटेंगे। अब एक कार्यकारिणी सदस्य जो है जिम्मेदार रहे, जीवन भर सेवा दिए, उनके पिताजी फाउंडर सदस्य रहे, वो इस्तीफा दे रहे हैं। लोग मंदिर के कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो मंदिर में आना नहीं चाहते। ऐसी स्थितियां आप निर्मित करके लगातार बने रहना चाहते हो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। हम ये चाहते हैं कि आपका कार्यकाल समाप्त हो गया, समान सभा में आप खुले मन से आइए। खुले मन से पूर्व में आपने निर्वाचन कराया है, आपने पूर्व में गुप्त मतदान से निर्वाचन होने के बाद आप निर्वाचित पदाधिकारी बने। आज आप निर्वाचन से क्यों भाग रहे हैं? निर्वाचन पुनः कराइए, बाबा की मर्जी होगी, लोगों की जनमानस की होगी, सदस्यों की इच्छा होगी, जिसे चाहेंगे उसे अध्यक्ष बनाएंगे। आपको मतदान से भागना नहीं चाहिए और अपने लोगों से साठ गांठ करके, अपने लोगों से हाथ उठवा के आप पुनः क्यों अध्यक्ष बनना चाहते हैं, ये मेरा एक प्रश्न है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी कोई स्थिति नहीं रहे। सामान्य सभा तय करेगी कि होना क्या चाहिए मंदिर। निश्चित तौर पे जो दिख रहा है ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी, मैंने कार्यकारिणी की बैठक में विरोध किया था। कोषाध्यक्ष महोदय ने एक पन्ने का हिसाब पढ़ा। मैंने पूछा कि आपने हिसाब पढ़ने के बाद इसका बिल, बाउचर, ये सब चीज़ें जो हमको देखने के लिए, हमको जांचने के लिए, हमको परखने के लिए हमको दिया जाए। जब मुझ जैसे उपाध्यक्ष को आपने बनाया और उनको दिखाने से परहेज कर रहे हैं तो आप समान सदस्यों को तो दिखाना संभव ही नहीं है। मैं व्हाट्सएप में लिख रहा हूँ, ग्रुप के मंदिर में लिख रहा हूँ, ये हर चीज़ से पीछे भागना चाहते हैं, हर किसी मुद्दे पे बात करना। अब ऐसी इतनी सारी अनियमितताएं इनसे हो चुकी है। मोटा मोटी और बात है जो समान सदस्यों को भी समान सभा में उठेगा। इसके पहले यहाँ पे एक सौदागरी के लिए जनमानस के साईं मंदिर समिति के द्वारा एक 100 फ्रीजर सार्वजनिक रूप से लोगों के काम आए, इसलिए साईं मंदिर समिति ने लिया। उस साईं मंदिर समिति का एसेट हुआ ना, मंदिर का एसेट है वो जो हुआ, और लोगों ने बढ़ चढ़ के दान दिया। किसी ने 20,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने वो। उसके संबंध में भी इस ऑडिट रिपोर्ट में एसेट में कहीं पे नहीं है वो सामग्री। वो सामग्री मंदिर की है, वो प्रॉपर्टी मंदिर की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। और जो दानदाताओं ने मंदिर समिति को देख के पैसा दिया, आज उनकी भावनाओं को ठेस लगेगा, जिम्मेदार कौन?
है ना। इसके पहले पूर्व के पदाधिकारियों ने जब चार्ज दिया, विधिवत चार्ज दिया, तो विधिवत चार्ज दिया तो बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको हर चीज़ों को उन्होंने विधिवत, उनके पास पूरे रिकॉर्ड है पूर्व पदाधिकारियों। दुर्भाग्य देखिए आप, वर्तमान के पदाधिकारियों किसी भी सदस्य को कुछ भी बताने में असमर्थ हैं, जबकि पूर्व के पदाधिकारी के पास आज पूरे रिकॉर्ड हैं। वो सार्वजनिक रूप से दिखाने को तैयार है, टेबल कुर्सी लगा के बैठ के लोगों को बताने को तैयार है। जिस चीज़ के संबंध में जो सदस्य जानना चाहेगा उसको वो पूर्व कोषाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा जी निमंत्रण देते हैं कि आइए मेरे पास जो आपको जानना मैं बताने, लेकिन वर्तमान लोग बताने को तैयार नहीं चाहते। तो आखिर इन चीज़ों में क्या है? मंदिर जैसी चीज़ों में और मंदिर के आस्था से जो लोग जुड़े हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगा। मेरा निवेदन है, बाबा सबको सद्बुद्धि दे, गुप्त मतदान कराएं, जिसको बनना हो बने, और इस टाइप की अनियमितताओं पे शासन प्रशासन रोक लगाए। करीब 40 वर्ष पूर्व मंदिर से जुड़े लोगों की आस्था से पता चला कि पहले लोगों ने झोलियां लेकर शहर के विभिन्न जगहों पर भिक्षा मांगा था, जो आज विशाल रूप में सज धज कर लोगों के दर्शन व पूजा अर्चना के लिए सभी के लिए मंदिर का द्वार खुला है। लेकिन अव्यवस्था से नाराज सुधीर बाघ व संजय सिंह व अभिषेक मिश्रा ने कार्य प्रणाली पर आरोप लगाते हुए उप पंजीयक फर्म एंड सोसाइटी कार्यालय दुर्ग को मंदिर के अध्यक्ष श्रीकांत समर्थ के काम करने के तरीके से दुखी एवं व्यथित के साथ हो रही आर्थिक अनियमितता के कारण मंदिर के कार्य में पूरी तरह से अनदेखी की गई है। मंदिर में किए गए किसी एक कार्य के खर्च का अनुमोदन कार्यकारिणी से तो लिया गया, किंतु सामान्य सभा से इसे अनुमोदित नहीं किया गया। इस तरह समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि मंदिर के सारे खर्चों का हिसाब खुद ही देख रहे हैं, जबकि समिति में कोषाध्यक्ष इनके द्वारा मनोनीत है। में निराधार है उन लोगों के पास, और हम लोगों ने 7 तारीख को जनरल बॉडी की बैठक बुलाई है। उसमें बजट प्रस्तुत किया जाएगा, आगामी चुनाव के संबंध में चर्चा की जाएगी, और जिस किसी सदस्य को कोई भी विषय पर चर्चा करनी है अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा कर सकते हैं। उनमें जो जानकारी आ रही है, जैसा आपने बताया, मुझे तो आपके माध्यम से पता चली, उसमें जो सारी बातें वो निराधार है, उन बातों में कोई दम नहीं है। और सार्वजनिक महोत्सव द्वारा संचालित ये मंदिर आज छत्तीसगढ़ का एक गौरव है, और इस मंदिर में जो कार्य हो रहे हैं, क्योंकि मंदिर में पारदर्शिता है, इसलिए भक्तगण स्वमुक्त हो स्व प्रेरित होकर यहाँ दान देते हैं, और भक्तों के द्वारा दिए गए दान से मंदिर में निर्माण का कार्य होता है। और हम समय समय पर हमारे कोषाध्यक्ष जी ऑडिट रिपोर्ट पेश करते हैं, हर साल बजट पारित होता है, और सभी सदस्यों की सहमति से सारे कार्य यहाँ संपन्न हुए हैं। शहर की प्रसिद्ध सर्वधर्म की आस्था का केंद्र बनी दुर्ग की सार्वजनिक श्री साईं मंदिर में अब पैसे के हिसाब के साथ ही कार्यप्रणाली को लेकर सवालिया निशान खुद समिति के पदाधिकारी लगा रहे हैं, जिसे मंदिर समिति के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष आगामी चुनाव को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आगामी 7 नवंबर को होने जा रही बैठक में किस तरह की बातें सामने आएगी, और क्या आरोप लगाए पदाधिकारी को वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब से संतुष्टि हो पाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग महापौर ने ली पेयजल और लोक कर्म विभाग के इंजीनियरों की बैठक। कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के साथ ही सतत मॉनिटरिंग करने के दिए निर्देश। नगर पालिका निगम दुर्ग महापौर धीरज बागलीवाल ने लोक कर्म विभाग की आवश्यक बैठक लेकर इंजीनियर्स को अपने अपने प्रभार के वार्डों में संधारण मद एवं अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक वार्ड से 2-2 लाख रुपए के संधारण कार्य का प्रस्ताव शीघ्र बनाने के निर्देश दिए, ताकि टेंडर प्रक्रिया का पालन भी यथाशीघ्र हो सके। उन्होंने बैठक के दौरान ये भी कहा कि निगम सीमा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के लिए बनाए जा रहे 12 करोड़ के प्रस्ताव की जानकारी ली। निगम क्षेत्र में स्थित पद्मनापुर गार्डन के कार्य की गति धीमी होने पर नाराजगी भी उन्होंने व्यक्त की तथा कार्य में गति लाने संबंधित ठेकेदार को कहा। उन्होंने दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए सभी इंजीनियरों को शहर में पानी की समस्या न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की बातें कही। इस मौके पर लोक कर्म विभाग प्रभारी अब्दुल गनी, जल कार्य प्रभारी संजय कोहली सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरोना काल के बाद जैसे तैसे सेकेंड वेव गुजर जाने के पश्चात जनजीवन अब सुचारू हो चला है। ऐसे में लंबे समय से बंद रहे भिलाई के मैत्री बाग के द्वार पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं, और वहीं संक्रमण के खतरे को देखते हुए बीएसपी प्रबंधन ने जू पर रोक लगा रखी है। जू बंद होने के बाद भी मैत्री बाग की छटा को और भी सुसज्जित किया गया है।
यह जानकारी उद्यान विभाग के उप महाप्रबंधक नवीन कुमार जैन ने दी है। प्रदेशवासियों और जिले के जितने लोग हैं उनको मैत्री बाग में स्वागत करते हैं। कोविड-19 के बाद काफ़ी लंबे अंतराल पर मैत्री बाग खोला गया है और ख़ासकर अभी वर्तमान में गार्डन ही खोला गया है और साथ साथ में मिनी ट्रेन भी खोला गया है, चालू किया गया है बच्चों के लिए। चूँकि अभी फिर से संक्रमण दिख रहा है तो जू को खोलने की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन बहुत शीघ्र ही जू को शायद अगले महीने में अनुमति मिल जाए तो जो बच्चों और आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहेगा। ये हमारा एक जो ग्रुप है संगीत का, यहाँ पे भिलाई स्ट्रीट फंड के लोगों द्वारा हर रविवार की शाम को 5:30 से चालू होता है, 7:30 बजे तक चलता है और काफ़ी लोग उसको एंजॉय करते हैं और उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। उसका उद्देश्य है जितने भी आसपास के लोग हैं जो इस संगीत से जुड़े हैं और उनको बढ़ावा देना है, उनको इस मंच से प्रोत्साहित करके वो अपने आगे बढ़ें और जिनके अंदर छिपी प्रतिभा उनको कहीं मंच नहीं मिल रहा है तो ये मंच उनको दिया जाता है जिससे वो अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आ रहे हैं अलग अलग जगह से, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, बहुत से जगह से टूरिस्ट आ रहे हैं। और चूँकि अभी सरकार द्वारा अभी बंद किया गया है जू, इसलिए अभी सारे टूरिस्ट वापस जा रहे हैं। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। पारक ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। पारक ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला, भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई।
Contact 98932-15251 or 8966-981590. I'm rich. Project by Casey. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Say rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई 3 के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त प्रयास से कोविड वैक्सीनेशन 100 करोड़ वैक्सीन लगाने के लक्ष्य को पूरा करने पर आसमान में गुब्बारों को छोड़कर खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर चरोदा नगर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, पाटन खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा, भिलाई 3 के तहसीलदार चंद्रशेखर मंडई सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी स्टाफ शामिल रहे। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त प्रयास से कोविड वैक्सीनेशन 100 करोड़ हितग्राहियों को वैक्सीन लगाने के लक्ष्य को पूर्ण करने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा खुशियां मनाते हुए आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारों को छोड़ा गया। इस अवसर पर शामिल निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर व पाटन के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा फ्रंटलाइन वर्करों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हमारे सभी वर्ग के कर्मचारियों का कार्य कोविड वैक्सीनेशन में सराहनीय रहा। भारत देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन 100 करोड़ डोज वैक्सीन लगे हैं। इस उपलक्ष्य में आज विकासखंड पाटन के भिलाई 3 क्षेत्र में भिलाई 3 चरोदा नगर निगम क्षेत्र में आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन में बहुत सराहनीय काम किया है, साथ में FLWs भी हैं और हमारे नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त महोदय के निर्देशन मार्गदर्शन में जो यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन हुआ है, उस उपलक्ष्य में हम हमारे जितने भी साथी हैं उनको धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं और हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे वैज्ञानिकों, हमारे शासन, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से हम लोगों को कोविड से बचाने में कामयाब हो रहे हैं और 3 चरोदा में करीब 85,000 लोगों को हमारा कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था, वो करीब हम 82,000 के आसपास कोविड वैक्सीनेशन कर चुके हैं और भिलाई 3 चरोदा का जो सोमनी वार्ड है और देवबलौदा वार्ड है उसमें बहुत ही जल्द 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। इसकी प्लानिंग कर ली गई है और सभी हम तैयार हैं। इसी उपलक्ष्य में आज
मनाते हुए हमने बैलून भी छोड़ा है, जिससे हमें उत्साह मिले, हमारे स्टाफ को उत्साह मिले और रंग बिरंगा लोगों का जीवन जैसा पहले चलता था वैसा चलता रहे, यही कामना की। इस अवसर पर भिलाई 3 के तहसीलदार चंद्रशेखर मंडई, शहरी स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 की सुपरवाइजर सैयद असलम, भिलाई 3 की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्मृति पांडे सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भिलाई 3 में पदोन्नति और कर्मचारियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, पाटन के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्मृति पांडे, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 के समस्त कर्मचारी शामिल हुए। इस अवसर पर भिलाई 3 के उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एम पंड्या और देवबलौदा में पदस्थ स्वास्थ्य संयोजक बी रामा राव को पदोन्नति उपरांत विदाई दी गई। वहीं सोमनी में पदस्थ स्वास्थ्य संयोजक सैयद असलम को भिलाई 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य सुपरवाइजर बनाया गया है। मैं विगत 10 वर्षों से भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में प्रभारी सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहा था। मेरी पोस्टिंग उप स्वास्थ्य केंद्र सोमनी के आरएचओ के पद पे थी। इसके बाद भी शासन ने मुझे इसकी जिम्मेदारी दी थी। भिलाई 3 सेक्टर में सुपरवाइजर का पद रिक्त था। मैंने इस जिम्मेदारी को लगभग जितना मुझसे हो सका मैंने पूरा करने की कोशिश की है। नगर निगम के अंतर्गत 40 वार्ड थे मेरे। 40 वार्ड की जिम्मेदारी भिलाई 3 की 1 लाख की पॉपुलेशन को मैंने बहुत अच्छा सा अपने साथियों के सहयोग से, ये अगर नहीं रहते तो इनके सहयोग से हम पूरा भी नहीं कर पाते। कोविड के 2 काल गुजरे हैं। दोनों कार्यकाल में मैंने ही सुपरवाइजरी का काम किया। शासन ने इस बीच में पदोन्नति आदेश जारी किया है। मेरा भिलाई 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नियमित पद पे, रेगुलर पद पे, सेक्टर सुपरवाइजर के पद पे पदभार ग्रहण करने निर्देश हुआ। पदोन्नति के बाद मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरे साथी मेरे साथ दुगनी उत्साह के साथ पुनः यहाँ पे फिर से काम करेंगे। हम भिलाई 3 नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और व्यवस्थित रूप से संचालित करने में सफल हो पाएंगे। खुशी तो प्रमोशन में खुशी तो हुई है, लेकिन गम भी ज़्यादा है, क्योंकि हम अपने बीच में 28 साल में अपने दोस्तों के बीच में काम किया हूँ और उनको छोड़ के जाने का काफ़ी बेहद दुख हो रहा है। और यहाँ का जो स्टाफ है बहुत अच्छा स्टाफ था, बहुत सहयोग करते थे, और ये सब चीज़ें छोड़ के नए जगह पे जाना भी, मेरा पोस्टिंग शूटिंग हुआ है, वहाँ जा रहा हूँ मैं। और यहाँ जो कार्य था आपका किस प्रकार का कार्य था, क्या किस प्रकार का था? यहाँ का कार्य मेरा था सुपरवाइजर, आरएचओ का कार्य करता था। अभी मेरा प्रमोशन होकर मैं सुपरवाइजर बना हूँ। यहाँ का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा मेरा, और इन सबके बीच में कार्य करते बहुत अच्छा लगा मुझे। और आज मुझे जाने का बड़ा अफसोस हो रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम एम पंड्या है और मेरा पोस्टिंग देवबलौदा में था। भारत में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ पार करने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी चरोदा मंडल के अध्यक्ष दिलीप पटेल के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न के रूप में मनाते हुए भिलाई 3 के मंगल भवन में बने वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर स्वास्थ्य कर्मियों को शॉल और श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया। साथ ही महिला मोर्चा द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की आरती उतारकर 100 करोड़ वैक्सीन लगाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इसे लेकर भाजपा के चरोदा मंडल के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज पूरे विश्व में जो वैश्विक महामारी चल रही थी, जिस दरमियान बहुत लाखों लोगों का इंतकाल हुआ, आज विगत 21 तारीख को 100 करोड़ वैक्सीनेशन टीकाकरण किया गया। इसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा धन्यवाद मोदी का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर मंगल भवन भिलाई में जाकर वहाँ के डॉक्टर्स, नर्स, जितने भी स्टाफ लगे हुए थे उनका साल श्रीफल से हमने सम्मान किया है। और उम्मीद जताई है कि उनकी लगन और मेहनत, और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनकी लगन और मेहनत से आज हमने इस कोरोना पर जीतने की स्थिति पे हैं। धन्यवाद कार्यक्रम। सेक्टर 6 जैन भवन में दीपावली को देखते हुए दीपावली धमाका सेल लगाया गया है। अखिल भारतीय स्वयं रोजगार संस्था द्वारा लगाया गया सेल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अखिल भारतीय स्वरोजगार मंडल द्वारा दिवाली धमाका सेल का आयोजन सेक्टर 6 जैन भवन में किया जा रहा है। फुल फैमिली शॉपिंग एग्जीबिशन सेल का शुभारंभ 15 दिवसीय दिवाली धमाका सेल में एंट्री फ्री है। वहीं आकर्षक सामान, कपड़े, जूते, चप्पल, मोजे और किचन का सामान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कश्मीरी साड़ी, कोलकाता साड़ी, कोसा सिल्क साड़ी, बाम्बू साड़ी,
बनारसी सिल्क, भागलपुरी, जयपुरी सूट, पंजाबी सूट आदि। दिवाली धमाका सेल में मात्र 10 रुपए में किचन के आइटम जिसमें गिलास, लाइटर, कवर शॉप आदि उपलब्ध है। दिवाली धमाका सेल में चप्पलों की अनेकों वैरायटियां हैं। वहीं कढ़ाई वाली चप्पल, स्लीपर, सैंडल, सॉक्स खास दर्शकों की मांग पर यहां पर उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ व्यंजनों में राजस्थानी अचार भी लोगों की मांग पर यहां पर रखे गए हैं, जिसमें आम का मीठा अचार, आंवले का मुरब्बा, आम का मुरब्बा, मीठा अचार, मिर्ची का अचार आदि जायकों को बढ़ाता यहाँ नजर आ रहा है। और खास बात यह है जो हम आपको बता दें, अखिल भारतीय स्वरोजगार मंडल द्वारा संचालित इस धमाका सेल में फुल फैमिली शॉपिंग है। लोगों की खास मांग पर यहाँ पर कारपेट, शतरंजी, दरियां उपलब्ध है। साथ ही खादी की कारपेट जो कि सभी 20% डिस्काउंट पर उपलब्ध है। इसके अलावा सारंगपुर फर्नीचर, बेड, सोफा कवर, राजस्थानी बैग, पश्मीना शॉल, कश्मीरी कुर्ती, कॉस्मेटिक सामान, होम अप्लायंसेस इस दिवाली धमाका सेल में खरीदारी करने आए लोगों की पसंद बने हुए हैं। यहाँ खरीदारी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर दुकानों में स्टॉल सजाए खड़े दुकानदार भी अपने सामानों को लेकर इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही लोगों से यहाँ पहुँच खरीदारी करने अपील भी कर रहे हैं। टाउनशिप के हृदय स्थल सेक्टर 6 जैन भवन में लगे इस दिवाली धमाका सेल में आप भी पधारें। 15 दिनों के लिए लगे दिवाली धमाका सेल में आकर आप भी अपने मनपसंद सामानों की, कपड़ों की, चप्पल जूतों की खरीदी कर सकते हैं। तो दिवाली का सीजन सामने आ रहा है, आना न भूलें। स्थान जैन भवन सेक्टर 6 भिलाई। ध्यान रहे सभी सामानों पर 20% का डिस्काउंट दिया गया है। साथ ही शासन की गाइडलाइनों का भी पालन यहाँ पर कराया जा रहा है। तो जल्द आए और मनपसंद खरीदारी करें। स्थान जैन भवन सेक्टर 6। भिलाई सेक्टर 7 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा हर 3 साल में होने वाली बैठक आयोजित की गई। बैठक से पहले हसिया हथौड़ा के प्रतीक चिन्ह पर पार्टी पदाधिकारियों द्वारा पुष्प अर्पित किया गया। वहीं पार्टी द्वारा आयोजित इस जिला सम्मेलन में आगामी 3 वर्षों में किए जाने वाले कार्य को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान केंद्र कृषि कानून, बढ़ती महंगाई और रोजगार के मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद करने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी द्वारा कहा गया कि आने वाले सालों में केंद्र के खिलाफ इन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। कम शब्दों कि हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के हर 3 साल में निचले स्तर से लेकर ऊपर तक के पार्टी सम्मेलन होता है। उसी प्रक्रिया के तहत ब्रांच का सम्मेलन, नगर का सम्मेलन और ये जिला सम्मेलन हो रहा है। इसके बाद राज्य सम्मेलन होगा 21-22 दिसंबर को कोरबा में, फिर पार्टी कांग्रेस होगा अप्रैल में, और ये एक फिर नीतिगत और राजनीतिक निर्णय जो है पूरे सम्मेलनों के बाद पार्टी कांग्रेस में लिया जाएगा। पार्टी कांग्रेस सर्वोच्च समिति है हमारे देश की, और जो निर्णय लिया जाता है वो 3 साल तक के उस नीति और सिद्धांत और राजनीति का पालन किया जाता है। ये सम्मेलन में हर जगह ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि 3 कृषि कानून हैं उसका खिलाफत किया जाएगा, 4 श्रम संहिताएं हैं उसके खिलाफत किया जाएगा। मोदी सरकार के 7 साल में अच्छे दिन के बजाय बहुत बुरे दिन लोगों के आ गए हैं। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और कारपोरेट घराने को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऊपर बढ़ाया जा रहा है। उनके क्या बोलते हैं, उनके जो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बढ़ रहा है, पता जा रहा है, बाकी आम आदमी को नहीं मिल पा रहा। आम आदमी की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी की वजह से। और इस पूरे कोरोना काल में जो भूमिका केंद्र सरकार की होनी चाहिए थी वो बहुत नकारात्मक भूमिका थी, जिसके वजह से 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, और आज भी बेरोजगारी की हालत बहुत खराब है। और उससे देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी के साथ खराब हो रही है, रुपये का दाम भी गिर रहा है, और लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अखिल भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राज्य सचिव मंडल सदस्य और दुर्ग जिला प्रभारी। इसलिए हालात पे चर्चा होती है और उसके आधार पे हम अपने संगठन का कार्यभार सब तय करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं कि जो जिस तरीके से जन विरोधी नीतियाँ लागू है उन सब का किस तरह से प्रतिरोध करेंगे।
और हम अपने संगठन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, हमारी क्या क्या कमजोरी रही इन 3 सालों में, तो हम खुल के सभी अपने विचार रखते हैं, आलोचना और आत्मालोचना करते हैं और अगले 3 साल के लिए हम नया कार्यभार लेते हैं और इसी रूपरेखा में हम लोग कार्य आगे बढ़ते हैं। केंद्र की नीति के बारे में काफी बात की गई है, क्या ऐसा समझ आ रहा है कि केंद्र की नीति के खिलाफ आप लोग आवाज उठाएंगे? निश्चित रूप से आज देश भर में जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें हमारी प्रमुख भूमिका रही है, वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान आंदोलन हो, मजदूर आंदोलन हो। अब देखिए किस तरीके से लोगों की जो राहत थी, जिसके आधार पर उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, क्या वो आशाएं पूरी हुई? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? महंगाई खत्म हुए? क्या लोगों को रोजगार मिला? ये तमाम विषय आज महंगाई चरम सीमा पे है, कोई उस पर चर्चा नहीं करता। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा, स्वास्थ्य व्यवस्था आप देखे कोरोना काल में किस तरीके की चरमरा गई थी। आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी चाहता है एक अच्छा सा जीवन, कम से कम में वो अपना जीवन सुखी रहता, बहुत बड़ी उसकी लालसा नहीं रहती है। तो ऐसे हालात में अगर यही नीतियां रही कि आप कॉर्पोरेट के पक्ष में आप पूरे पब्लिक सेक्टर को बेच दोगे, रेलवे को बेच दोगे, बैंक बीमा को बेच दोगे, हमारे जल जंगल जमीन को बेच दोगे, तो ये आम आदमी के हित में नहीं हो सकता। MS शांत कुमार, जिला सचिव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।